आज के लेक्चर से अपन क्लाइमेटोलॉजी ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, हमारा काम क्या रहता है कि हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरलोजी डिफाइन करी तो मिनरल के ऊपर पूरा 1 घंटा बात किया। पैलेंटोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो फॉसिल पे पूरा 1 घंटा बात करेंगे। सेडिमेंटोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो सेडिमेंट पे पूरा 1 घंटा बात होगी। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म पे पूरा 1 घंटा बात होगी, है ना। स्टेटोग्राफी बात करेंगे तो स्टाटा पे पूरी बात होगी। आपके हर सब्जेक्ट की एक क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना। और उस स्मॉलेस्ट यूनिट की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ होनी जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ऐसे लगेगा कि क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, क्या जरूरत है इसकी, हटाओ ना इसको। अपना सिर्फ इतना सा काम है कि हमें एग्जाम निकालनी है अभी के लिए। जो पीएचडी करना चाहते हैं तुमको मुबारक, तुम आगे जाकर के रिसर्च करना जो करना है। अभी के लिए सिर्फ अपना टारगेट क्या है कि एग्जाम में जो अपना काम है वो हो जाए, एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएं, बढ़िया तरीके से एग्जाम निकल जाए, है ना। दो मेरे को अभी भी इको आ रही है क्या? होल 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 इको आ रही है क्या? है कभी कहते हो आ रही है, कभी कहते हो नहीं आ रही। सही, तू पढ़ने तू कल सुबह, तेरे को बताता हूँ मैं ठीक हो गया कि नहीं हुआ। चलो, तो कुल मिलाकर के अपना क्लाइमेटोलॉजी का ये lecture 1 है। इसमें अपन कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन में क्या क्या है कि क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या है, मेटेरोलॉजी का मतलब क्या है, वेदर जैसे अपन इन जनरल बात करते हैं, है ना। तो अपन जब बात करते हैं तो वेदर की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात नहीं करते हैं। क्लाइमेट की बात जब होती है तो लॉन्ग टर्म में होती है। जैसे एक बहुत ही फेमस सी सेइंग है, क्या बोलते हैं कि क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड वेदर इज व्हाट यू गेट, है ना। जैसे मान लो जयपुर का ओवरऑल, आपका जब राजस्थान की बात सुनते हैं तो आपको लगता हो ना कि धूल ही धूल, मिट्टी मिट्टी होगी, पानी होगा नहीं, वेजिटेशन होगी नहीं, प्लांट कवर होगा नहीं, खूब सारी गर्मी होगी, ऐसे ही है ना। और हर आदमी ऊंट गाड़ी पे चल रहा होगा, है ना, धोती पहन करके, साफा लगा करके, मूंछों पे ताव दे करके, है ना, और ऐसे घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, और छोटी छोटी निक्की निक्की छोरियों की शादी हो रही होगी, है ना। तुम्हारे दिमाग में यही आता होगा। लेकिन राजस्थान में जब तुम आए तो ऐसा तुमको मिला नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड वेदर इज व्हाट यू गेट। तो आप देखोगे कि भाई जब अपन बहुत लंबे टाइम तक वेदर के डेटा को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्लाइमेट मिलता है। और हमारे यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो कितने तरीके के हैं, सीजन्स के हिसाब से। एक तो अपना मॉनसून क्लाइमेट है ना। फिर आपके लेटीट्यूड के हिसाब से इंसोलेशन किस तरह का है, ज़्यादा है कि कम है, हाइट कैसी है, इन सब के बेसिस पे आप क्या करते हो, एक क्लाइमेट डिफाइन करते हो। कि भाई अगर आप मान लो कि भाई नवंबर से लेकर के जनवरी तक या फरवरी तक राजस्थान विजिट करते हो तो यू माइट गेट कोल्ड, है ना। या यूँ आपको बोले कि भाई विंटर आपको मिलेंगे जो कैसे होंगी, ड्राई एंड कूल होंगी। तो ये क्या है, क्लाइमेट है। लेकिन हो सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जिस टाइम पे तुम राजस्थान विजिट करो उस टाइम पे तुमको बारिश मिल जाए। ठीक है, तो आप देखो जैसे मान लो कि पहाड़ों पे तुम गए, है ना। पहाड़ों पे जब आदमी जाता है तो ये सोचता है ना कि जैसे जैसे जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी, है ना, प्लांटेशन बढ़ता चला जाएगा, है ना। हो सकता है कि स्नो कवर मिल जाए, साफ सुथरी हवा मिल जाए, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना, झरना बहता हुआ मिल जाए, बढ़िया बारिश होती हुई मिल जाए, क्लाउड कवर अच्छा मिल जाए। और जैसे मान लो कि तुम गए और तुमको वहां पे थर्मल इन्वर्जन की वजह से क्या मिला, गर्मी, है ना, बर्फ सारी पिघल गई, है ना। वो थर्मल इन्वर्जन की वजह से क्या होगा, पोल्यूटेंट कवर हो गए, वहां पे इकट्ठा हो गए। तो तुमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि भाई ठंडी हवा होगी, साफ सुथरा पानी होगा, बढ़िया बादल होंगे, खूब सारी बर्फ मिलेगी, हरियाली मिलेगी, खूब सारे पेड़ पौधे होंगे। लेकिन तुम ऐसे टाइम पे गए जिस टाइम पे आपके क्या होता है, बारिश भी नहीं हो रही, क्लाउड कवर भी नहीं है, थर्मल एनर्जी की वजह से उल्टा गर्मी और हो रही है ना। और सनो पूरी की पूरी मेल्ट हो गई और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहे, पूरा प्लांट जो है आपका खत्म है। तो आप देखोगे जैसे पतझड़ के मौसम में चले गए तो आप देखोगे कि आपको हरियाली की जगह क्या मिलेगा, एकदम से लाइट कलर के पौधे मिलेंगे, है ना, जो पत्तियां होंगी पूरी पूरी पीली पड़ चुकी होंगी। तो आपको ये चीज समझ में आनी जरूरी है कि भाई आप जब भी वेदर सिस्टम डिफाइन करते हो, जैसे आप अपने फोन में जो आपके पास में वार्निंग आती है कि भाई आने वाले 3 घंटे में 5 घंटे में क्या हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो सकती है, ये क्या है, वेदर है ना। लेकिन क्या सारा साल आपको हेवी रेन मिलेगा? नहीं। जैसे आप बोलोगे कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, वहां पे आपके ट्रेड विंड्स का क्या होता है, कोलिजन होता है, कन्वर्जेंस होता है। तो वहां पे आपका क्या होता है, ओशनिक वाटर बॉडी खूब सारी हैं, खूब सारा मॉइस्चर हवा ऊपर लेकर के जाती है, डीप मेंटल कन्वेक्स, डीप आपका एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन होता है, और आपको खूब सारे क्लाउड्स मिलेंगे और रेनफॉल होती है। तो आपके जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे आपको सारा साल ही बारिश देखने को मिलती है। तो सारा साल बारिश का मतलब ये थोड़ी कि जिस दिन तुम गए उस दिन तुमको बारिश मिले, ये जरूरी
नहीं है। क्लाइमेट उसका क्या है कि ऑल अराउंड द ईयर यू विल गेट द रेनफॉल, बट जिस दिन तुम गए उस दिन बारिश हो ये जरूरी नहीं है। तो आपको एक सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस समझ में आएगा कि भाई क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड वेदर इज व्हाट यू गेट। मैथमेटिक्स की भाषा में अगर बात करेंगे तो आप बोलोगे कि इफ यू इंटीग्रेट द वेदर डेटा देन यू विल गेट द क्लाइमेट। तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो क्लाइमेट आपको मिलेगा, शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको वेदर मिलेगा। जैसे अभी अपना मानसून पीरियड चल रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा है, मानसून ब्रेक। और मानसून ब्रेक में क्या होता है कि 2 से 9 दिन तक, 2 to 9 डेज तक आपका मानसून के टाइम पे होने वाली बरसात खत्म हो जाती है, बारिश नहीं हो रही होती है ना, क्योंकि आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका ले रहा होता है, या जो मानसून ट्रफ है वो आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो आप देखोगे कि आपको बारिश नहीं मिलेगी, तो आप बोलोगे कि यार मानसून में तो बारिश होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। तो ये आपका क्या है, वेदर है। लेकिन ओवरऑल मानसून का क्या करेक्टरिस्टिक है कि यू विल गेट दी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, है ना। तो जिस साल मानसून के टाइम में तुमको पूरा मानसून गुजर जाए और रेनफॉल नहीं मिले, तो आपका क्या होगा कि आप बोलोगे कि दिस मे बी द इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डेकेड्स ऑफ द डेकेड, सेंचुरीज तक आपका क्या हो रहा है, यही चल रहा है कि आपका जून के एंड में आपका मानसून एंटर करेगा और सितंबर मिड तक आपका क्या करेगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल करेगा। ये सिंपल क्लाइमेट हो गया। अब आप देखोगे कि ये क्लाइमेट जो हो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, खास तौर पे आपका एयर पार्सल, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लेटीट्यूड के हिसाब से डिपेंड करती हैं। तो आप देखोगे कि भाई लेटीट्यूडनल क्लासिफिकेशन स्कीम्स है क्लाइमेट की, तो अपन आगे जाकर के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ेंगे। आप देखोगे कि जो आपका रशिया के अंदर आज के टाइम में जो वेदर होगा वो इंडिया में नहीं होगा। जो इंडिया में आप देखोगे कि जो चेन्नई के अंदर जो वेदर मिलेगा वो तुमको नॉर्थ इंडिया में अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि जब अपन कोपेनहेगन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा कि भाई जो कोरोमंडल कोस्ट वाला जो एरिया है तमिलनाडु वाला, उसमें आपको क्या मिलता है, ड्राई समर सीजन मिलती है, जबकि रेस्ट ऑफ द इंडिया में आपको क्या मिल रहा है, वेट समर सीजन मिल रहा है। तो अब वो जो कोरोमंडल कोस्ट का जो एरिया है वहां पे आपका समर का क्लाइमेट का करेक्टरिस्टिक क्या है कि आपको ड्राई समर मिलेंगे। लेकिन बे ऑफ बंगाल में जो आपका डिप्रेशन बनता है, मानसून डिप्रेशन बनता है, जिसकी वजह से साइक्लोनिक एक्टिविटी आती है, उसकी वजह से हो सकता है कि तुमको जिस टाइम पे तुम वहां जाओ तो रेनफॉल मिल जाए। समझ में आ रहा है। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि जब रिट्रीटिंग मानसून आपका टेक प्लेस कर रहा होता है तब आपका उसी कोरोमंडल कोस्ट पे आपका क्या हो रहा होता है, फ्लड आ रही होती है ना, हैवी रेनफॉल हो रही होती है, जबकि रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वो आपका क्या हो रहा होता है, ड्राई विंटर एक्सपीरियंस कर रहा होता है। समझ में आ रहा है। तो क्लाइमेट जो है वो आपका पर्टिकुलर रीजन का लॉन्ग टर्म पीरियड में वेदर का जो डेटा है उसको इंटीग्रेट करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो होगा आपका कोपेनहेगन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर आप उसमें त्रिवारता भी पढ़ोगे, थॉर्नवेट भी पढ़ोगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ोगे, इंडिया के अलग अलग रीजन्स के हिसाब से भी पढ़ोगे, लेकिन मोटा मोटी आपका कोपेनहेगन का क्लासिफिकेशन अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप बेसिक सी बात करोगे तो हमने कल जो सिलेबस का ब्रेकडाउन किया था उसमें 2 चीजें आई थी, एक तो मीटेरोलॉजी आई थी और एक आपका क्लाइमेटोलॉजी आया था। तो मीटेरोलॉजी में अपन क्या बोलते हैं कि जितना भी आपका साइंटिफिक स्टडी है एटमॉस्फेयर का और उसके अंदर होने वाले फिनोमिना का, वो मेरा क्या है, मीटेरोलॉजी है, ठीक है। जबकि एटमॉस्फेयर में जो फिजिकल पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी साइंटिफिक स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। अब फिजिकल पैरामीटर्स मेरे क्या क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है ना। फिर आपका जो आपका एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस, वो किस तरह से आ रही है। तो आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और प्रेशर टेम्परेचर आपकी एयर की डेंसिटी को कंट्रोल करेंगे। मॉइस्चर कंटेंट हो गया, मॉइस्चर भी आपका एयर की डेंसिटी को कंट्रोल करेगा। तो आपके जो फिजिकल पैरामीटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर में, उसको अपन किस में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में। तो ज्यादातर आप देखेंगे ना कि क्लाइमेट जब आप डिफाइन करोगे तो मोटा मोटी यही बताओगे कि वहां पे विंड की स्पीड क्या रहती है इन जनरल, किस तरह की विंड्स हैं, वो जोनल विंड्स है कि मेरिडोनियल विंड्स हैं, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर कैसा है, ये अपन क्लाइमेटोलॉजी में देखते हैं। तो आप देखते होंगे ना कि वेदर रिपोर्ट जो आती है उसमें ज़्यादातर यही चीज़ें बताई जाती हैं कि विंड की डायरेक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका मॉइस्चर क्या है, उसकी वजह से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। समझ में आ रही है चीज़ें। तो आप देखोगे भी क्लाइमेटोलॉजी में आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिजिकल पैरामीटर्स इन द एटमॉस्फेयर, इसको अपन पढ़ते हैं। और मीटेरोलॉजी में आपका क्या है, जितने भी फिनोमिना आपके क्लाइमेटोलॉजी में होते हैं, आप देखो भी बादल का बनना, बारिश का होना,
कंडेंसेशन होना, आपका बिजली का कड़कना, आपका साइक्लोन आना, एंटी साइक्लोन आना, आपका टोर्नेडोज होना, आपके थर्मल विंड्स का बनना, जितने भी तरह के फिनोमिना है वो सब के सब आपके किस में पड़ जाते हैं, मेटेरोलॉजी में। तो क्लाइमेटोलॉजी जो है वो एक तरह का क्या है, मेटेरोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें अपन कुछ चीजें स्पेसिफिक टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये डिफरेंस डिफाइन करना आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि पूछ ले इंटरव्यू में, जैसे मेरा वाला जो यूपीएससी का इंटरव्यू में था उसमें मेरे से पूछ लिया था कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्लाउड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन कौन पूछता है इंटरव्यू में, वो भी जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए, पर कुछ भी पूछ सकता है ना। तो बस वहां पे मैंने इतना बताया कि हाँ जी थोड़ा सा आइडिया कि क्या है कि भाई हाइट के हिसाब से बादलों को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे भाई आपका अल्टो वर्ड यूज करते हैं, स्टाटो वर्ड यूज करते हैं, है ना, क्यूमुलोनिम्बस वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से हाइट के हिसाब से आपके अलग अलग वर्ड हैं। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, क्योंकि आप उसने बोला कि आइडिया तो होना चाहिए ना, इसलिए ये सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं ना तो आपका क्या होता है, ओवरऑल सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है, जिसमें एग्जामिनर या इंटरव्यूअर जो होता है वो ये देख रहा होता है कि भाई इसको बेसिक चीज़ों का तो पता है ना, कम से कम आसमान में देखकर ये तो बता सकता है ना कि ये बादलों से बारिश होगी कि नहीं होगी। जैसे तुम देखोगे गाँव में जाओगे, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो देख करके बता देते हैं ना कि बादल किस स्पीड से जा रहे हैं, उनका कलर कैसा है, उनको देख करके बता देते हैं कि भारी बारिश होगी कि हल्की बारिश होगी, या ये बादल जो जा रहे हैं इनसे बारिश होगी भी कि नहीं होगी। देखते होंगे ना, वो उनका क्या है, तजुर्बा है, वो एक्सपीरियंस है। उनको थोड़ी पता है कि ये अल्टो स्टेटस है कि आपका स्ट्रेटो क्यूमुलस है कि निमुलो क्यूम्बस टाइप का क्लाउड है, उनको इनसे कोई पचाती नहीं है। लेकिन फिर भी वो आपको बताने में सक्षम कैपेबल होते हैं कि भाई बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया तो अपने को होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको तीन टर्मिनोलॉजी दिख रही होंगी या तीन चीजें दिख रही होंगी। एक तो वेदर का हो गया, तो वेदर अपन क्या करते हैं, जो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, उसको डिफाइन करता है कि आज के टाइम पे जयपुर में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है कि धूप निकली हुई है कि हवा बहुत तेज चल रही है कि तूफान का आसार नजर आ रहा है, क्या है प्रेजेंट डे में आपके गिवन जियोग्राफिकल लोकेशन पे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, वो मेरा वेदर है। और उसी को लॉन्ग टर्म में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्लाइमेट आ जाएगा। ठीक है, इसमें और ज्यादा अपन माथा नहीं मारेंगे, हो जाएगा आराम से। फिर अपने पास में क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो आपका वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करने में काम आता है। हमारे पास में ऐसे क्या क्या वेरिएबल्स हैं जिनको अपने ऊपर ध्यान से समझना है। तो आप देखोगे कि भाई एक तो टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्सल, टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्सल अब कैसे डिफाइन करेंगे, जब टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्सल डिफाइन करने जाओगे तो अपने पास में बहुत सारे के टेम्परेचर आएंगे, जैसे इन सिटू टेम्परेचर, पोटेंशियल टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, अपरेंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, है ना। इतने तरह के कम से कम 10-12 तरह के टेम्परेचर है ना। तो वो टेम्परेचर अपन डिफाइन करेंगे, किसका क्या रिलेशन है, किससे क्या होता है, किससे क्या फर्क पड़ता है, उसके हवा के जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस में आती है ना। फिर ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, तो ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एयर पार्सल में कितना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब ये कई तरह की होती है, एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव भी। रिलेटिव का मतलब है कि तुम्हारे 10 घंटे की पढ़ने की कैपेसिटी है लेकिन तुम पढ़ 5 घंटे रहे हो, तो तुम कितना घंटे पढ़े, 5, कैपेसिटी कितनी है 10 घंटे की, तो कितना परसेंट आपका कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ, 50%। तो आप बोलोगे कि एयर पार्सल के अंदर एक्चुअल अमाउंट में कितना वाटर वेपर होल्ड किया जा सकता है और प्रेजेंट टाइम में कितना है, इसका जब अपन रेशियो लेते हैं तो क्या आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। तो आप देखेंगे कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपको बताने में हेल्प करेगी कि भाई कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, फॉग बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे विंटर्स में फॉग बनता है ना बहुत जल्दी, तो उसके बारे में भी आपको बताएगा। फिर आपके जो क्लाउडीनेस कवर है वो कैसा है, क्योंकि क्लाउड कवर आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे आपका डे टाइम में अगर क्लाउड कवर है तो आप देखोगे आगे जाकर के एक अल्बिडो का इफेक्ट पड़ेंगे। अल्बिडो क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, है ना। अब उसमें यूनिट्स में अभी अपन नहीं जाएंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, गर्म कम होगा, रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, सरफेस ठंडी होगी। तो क्लाउड्स का ये जो अल्बिडो होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है 25% के आसपास। तो आप देखोगे जहां पे आपको क्लाउड कवर देखने को मिलता है, वो क्लाउड कवर डे टाइम में क्या करता है, सोलर रेडिएशन जो आती है उनको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कैसे करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपको जमीन में नीचे ठंडा महसूस होता है क्लाउड कवर आते अच्छा ठंडा सा लगता है। नाइट टाइम में ये उल्टा इफेक्ट करता है। नाइट टाइम में क्या करेगा, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारी अर्थ एमिट कर रही है उसको ये क्लाउड्स क्या करेंगे, क्योंकि क्लाउड्स के अंदर क्या है, या तो वाटर वेपर है या लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, वो क्या करेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन को वापस से री रेडिएट करेंगे अर्थ की तरफ, और वो क्या होगा, गर्म। तो तुम देखते होंगे कि नाइट टाइम पर क्लाउड कवर ज्यादा होता है तो आपका अजीब सी गर्मी हो जाती है रात में,
कारण क्या है कि वो जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करता है, वापस से री रेडिएट कर देता है। ठीक है, अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, इसको अपन स्टीफन बोल्ट्जमान में पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो। फिर आपका द टाइप एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी बहुत तरीके का होता है ना। जैसे आप देखोगे कि रिमझिम बारिश होती है ना, मूसलाधार बारिश होती है। फिर आप देखते होंगे कि ओलावृष्टि होती है ना, हेल स्टॉर्म आते हैं, स्नोफॉल होती है, ड्रिजल होती है, बहुत तरह का आपका प्रेसिपिटेशन होता है। तो कौन कौन से किस तरह के प्रेसिपिटेशन में आपके रेन ड्रॉप की साइज क्या होगी, है ना, उसमें कोलिसेंस की प्रोसेस कब होगी, बर्जरन की प्रोसेस कब होगी, टेम्परेचर का उसके अंदर क्या क्राइटेरिया होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अपन ये कॉन्टेक्ट में आएंगी, है ना। फिर आप देखोगे कि भाई प्रेशर जो एयर पार्सल है वो किस तरह से एग्जर्ट करता है। जैसे अपन देखते हैं ना कि भाई अगर चिप्स का पैकेट तुम यहाँ राजस्थान में लेके खरीद गए और चले जाओ पहाड़ों में, किधर भी चले जाओ, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, है ना, हाइट पे चले जाओ थोड़ा सा, तुम जाके देखोगे हाइट पे जैसे ही हो जाएगा तो वो जो चिप्स का पैकेट है वो पूरा फूल जाएगा, ढंग से एकदम तरीके से फूल जाएगा, है ना। तो वो बोला कि यार इतना ये क्यों फूला, है ना। उसके अंदर क्या हुआ है कि जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड गेन किए तो एयर की वजह से लगने वाला प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो एयर है वो क्या हो गई, एक्सपेंड, है ना। और जैसे गर्मियों में आप बोलते हैं ना कि जो आपने व्हीकल के टायर्स होते हैं उसमें जितना पीएसआई के ऊपर आप हवा भरते हो उससे थोड़ा कम भरना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तो टायर का फ्रिक्शन होगा, हीट बढ़ेगी, हीट से वो एयर जो होगी वो एक्सपेंड होगी, है ना। अगर आपने हवा उसमें जरूरत से ज्यादा भर रखी है तो आपका टायर ब्लास्ट भी होने का खतरा होता है, सुना होगा ये चीजें। तो आप देखेंगे कि जो एयर पार्सल का प्रेशर है वो आपका किसी भी तरीके से कोई मिथ नहीं है, और ये एयर पार्सल का प्रेशर ही है वो आगे जाकर के सारी चीजें करवाएगा, चाहे हवा का चलना हो, विंड ब्लो कर रही हो, है ना, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, आपका साइक्लिक मूवमेंट, जितने भी तरह के एयर के मूवमेंट होते हैं उनके सबके पीछे प्राइमरली आप देखोगे कि जो एयर का प्रेशर है वही है। अब ये एयर का प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो आप बोलोगे कि एयर के अंदर आपके गैस की डेंसिटी कितनी है, गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितनी है ना, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका हाइट कितना है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास में आएंगे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, जैसे स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड के बेसिस पे आप देखोगे कि बहुत तरह की विंड्स डिफाइन करी जाती हैं। जैसे ग्रेल विंड्स एक होती है जिनकी स्पीड चेंज नहीं होती, है ना, ट्रेड विंड्स है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज हैं, पोलर ईस्टर्लीज हैं, जो आपकी ग्लोबल विंड्स हैं, ये इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। फिर आप देखोगे कि आपके पास में जेट स्ट्रीम्स हैं, वो आपके अपर एटमॉस्फेयर में घूम रही होती हैं बहुत तेज स्पीड से। कितनी स्पीड होती है, अप टू 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी वो घूमती हैं। जनरल डायरेक्शन उनकी क्या रहती है, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन देर आर सम जेट स्ट्रीम्स जिनकी डायरेक्शन जो है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट भी होती है, जो सीजनल होती हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि हमारे पास में विंड की डायरेक्शन, विंड की वजह से आपका जो स्पीड है विंड की, जब विंड ब्लो करेगी उसकी स्पीड के हिसाब से उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगेगा, उसका इंटेंडेड पार्ट डेविएट होगा, उसकी वजह से आपके पास में कई तरह के फ्लो बनेंगे, जैसे साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो होगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, आपका कोरियोलिस फोर्स, ये एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस करेंगे कि आपके पता नहीं कितने तरह की विंड जनरेट होंगी। जब आपका वर्टिकल विंड शेयर होगा और आपका हॉरिजॉन्टल विंड शेयर है तो उनके डिफरेंस की वजह से थर्मल विंड्स बनेंगी, है ना, उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो आप देखोगे कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई मेरा क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में कैसा होगा, क्लाइमेट का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो वो क्लाइमेट का पैटर्न डिफाइन करने के लिए इतने तरह के वेरिएबल्स मेरे पास में है। अब इन्हीं में अपन जितना अंदर घुसते जाएंगे उतना ही डिटेल आपको मिलती जाएगी। ठीक है, फिर आप देखोगे कि भाई हाइपोथेसिस थ्योरी और लॉ रूल इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कई बार आप पढ़ते हो ना कि भाई जैसे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, है ना, या हमारे जो एल्डर्स थे उन्होंने एंसेस्टर थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि सोलर सिस्टम में आपका सन जो है वो सेंटर में है, अर्थ जो है वो आपका रिवॉल्व कर रही है और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। इनर के कुछ प्लैनेट्स हैं, बाहर के कुछ प्लैनेट्स हैं। मोस्ट ऑफ द मास सोलर सिस्टम का सन के पास में, मोस्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम आपके प्लैनेट्स के पास में। इनर जो प्लैनेट्स हैं उन वो हेवियर डेंसिटी के हैं, आउटर प्लैनेट्स आपके लाइटर डेंसिटी के हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। अब इन ऑब्जर्वेशन को जो एक्सप्लेन करने वाली पॉइंट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, जो आपके ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है उसको आप एक्सप्लेन करो थ्योरेटिकली। फिर अगर वो ऑब्जर्व फिनोमिना को अगर आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओ, है ना, जैसे मैंने पूछ लिया कि व्हाई द मास ऑफ द सोलर सिस्टम कन्फाइंड टू द सन, व्हाई द मोस्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज कन्फाइंड टू द प्लैनेट्स। तो आप जब इस तरह के क्वेश्चंस का वेरिफिकेशन करते हो, है ना, तो आप बोलते हो कि यही हाइपोथेसिस किस में कन्वर्ट हो जाती है, थ्योरी में, है ना। लॉ क्या होते हैं, यूनिवर्सल आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनका कोई भी वायलेशन
नहीं होता। जैसे ग्रेविटेशनल के लॉ हैं, मोशन ऑफ लॉज हैं, स्नेल्स लॉ हैं, ये आपके क्या है, फिनोमिना नेचर में होते हैं। इनको आप मैथमेटिकली तो प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको ये फील होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे स्नेल्स लॉ है तो वो बोलता है कि भाई जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता चला जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, तो आप बोलोगे μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, ये रिलेशन है। इसके हिसाब से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। मोशन ऑफ लॉज भी हैं, ग्रेविटी के लॉज भी हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि ये लॉज जो है वो आपके ऐसे फंडामेंटल एंटिटी है जिनका वायलेशन नहीं होगा, वो आपके टाइम के साथ उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उनको आप किसी भी तरीके से वायलेट नहीं कर सकते। रूल्स क्या होते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू वायलेशन एंड एट द सेम टाइम दे आर फिजिकली वेरीफाइबल। जैसे मान लो आपका एक रूल है कि भाई अगर बाइक चलानी है तो हेलमेट पहन के चलाना है, ठीक है, ये रूल बना दिया आपने। अब ये लो तो नहीं है ना, तो रूल बना दिया। अब आप हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हो, या हेलमेट है तो यहाँ पे लटकाया हुआ है या यहाँ पे टांगा हुआ है। कई लोग देखते हो ना बाइक चलाते टाइम हेलमेट होता है उनके पास में, या तो यहाँ लटकाए हुए रहेंगे या यहाँ पे, या आगे जो मोटरसाइकिल का टैंक होता है वहां पे रखे रहते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि चलाने वाला जो है वो हेलमेट अपने हाथ में नहीं रख करके पिलियन सीट को दे देता है कि तू रख, देखा होगा। तो वो क्या है, वायलेशन ऑफ द रूल है। और अगर पुलिस नाके पे है और ट्रैफिक पुलिस अगर है तो वो क्या कर सकती है, फिजिकली वेरीफाई कर सकती है कि हाँ भाई इसने हेलमेट नहीं लगा रखा था, और ये पनिशेबल ऑफेंस भी हो सकता है, तो चालान कट जाएगा। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑब्जर्व फिनोमिना को एक्सप्लेन करना। अगर वो क्रॉस वेरीफाई हो जाए और साइंटिफिक कम्युनिटी उसको क्या करे, एक लार्जर स्केल पे एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या हो जाती है, थ्योरी। लॉ आपका क्या होता है, जिसका आप वायलेशन नहीं कर सकते। और रूल्स क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट टू वायलेशन तो हो सकता है कि भाई ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ गई जिसमें आप सीट बेल्ट नहीं लगा पाए, है ना, हो सकता है कि आप हेलमेट नहीं लगा पाए, ऐसे कई सारे रूल्स हैं। तो आपने बोला कि भाई उनका वायलेशन हुआ तो वो क्या है, फिजिकली वेरीफाइबल है और पनिशेबल ऑफेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चारों चीजें हैं। तो जैसे आप नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ते हो तो वो क्या है कि आपके सोलर सिस्टम के जो ऑब्जर्व फिनोमिना है उसको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप पढ़ते हो, ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है कि मोस्ट ऑफ दी जो क्रॉस वेरीफाइड क्वेश्चंस थे उनको सेटिस्फाई करवाया गया था, है ना। लास्ट में जाकर के वो एक चीज एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, है ना। आपका सी फ्लोट स्प्रेडिंग की थ्योरी है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है। तो ये थ्योरी क्या होती है कि आप जो भी ऑब्जर्व फिनोमिना है उसको आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हो, और बाय एंड लार्ज जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सेटिस्फाई कर पाते हो, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली, ये वैसे तो काम तो कहीं नहीं आएगा, बट ये है बुक में, क्लाइमेटोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ोगे वहां पे उठा करके ये दिया हुआ है, तो फिर तुम मन का भी पढ़ोगे उस टाइम पे दिक्कत करोगे। तो अभी समझ लो, समझ में आ गया अच्छे से। अब ये जो भी वर्ड्स है इनको इस्तेमाल करते रहना अपने पर्पज से, है ना। फिर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, हम बोलते हैं कि भाई ये एटमॉस्फेयर में आपका ये बना कब, हमारे पास में फंडामेंटली कितने स्फीयर हैं अर्थ में, 4 स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। कुछ लोग क्रायोस्फीयर भी मानते हैं, लेकिन क्रायोस्फीयर जो है वो आपका हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, क्योंकि क्रायोस्फीयर इज सब्जेक्ट टू दी बिकम द पार्ट ऑफ अगेन हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर का सम पार्ट जो है वो वापस क्रायोस्फीयर भी बन सकता है। लेकिन जरूरी क्या है कि वो लॉन्ग टर्म तक आपका आइस शीट में कन्वर्टेड रहे, है ना। तो आपने बोला कि भाई जो भी मेरा एटमॉस्फेयर है ये कब बना, तो हम बोलते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो किस प्रोसेस से बनी है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम बोलते हैं कि आवर प्लैनेट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ प्लानिटरी डिफरेंशिएशन। प्लानिटरी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, टू गेट डाइवर्सिफाइड। तो डाइवर्सिफिकेशन कब आएगा, तो उसमें कोई प्रोसेस तो रही होगी। जैसे हम बोलते हैं कि भाई नेबुलर हाइपोथेसिस को अगर बेस माने, है ना, कि हमारी अर्थ जो किस थ्योरी से बनी होगी, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो एक आपका हॉट गैसियस नेबुला था, वो नेबुला आपका रोटेट कर रहा था, तो इसका क्या हुआ, जो आउटर सरफेस थी ये ठंडी हुई, आपकी एक क्रस्ट बनी, थिन क्रस्ट बनी। जैसे ही थिन क्रस्ट बनी तो जो अंदर की हीट थी वो अंदर ट्रैप हो गई। अंदर की हीट जब ट्रैप हुई तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो हैवी मेटल्स थे वो आपके कोर के अंदर सेग्रीगेट हो गए। उसके बाद में क्या हुआ भाई, आपके सिलिकेट मिनरल्स ने ऑक्यूपाई किया मेंटल को, और लाइटर सिलिकेट मिनरल जो मोस्टली फेल्सिक मिनरल्स है उन्होंने ऑक्यूपाई किया क्रस्ट को। और हम बोलते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स थे दे गोट इनरिच्ड इनटू द इनरिच्ड सोर्स, और जो आपके कंपेटिबल एलिमेंट्स है वो आपके किधर इनरिच हो गए, डिप्लीटेड सोर्स में। ये अपन ने डिस्कस कर दिया था जियोकेमिस्ट्री में। आपकी ये जो प्रोसेस है कि एक आपका हॉट गैसेस नेबुला था, ये यूनिफॉर्म आपका गोला था, गैसियस क्लाउड था, ये विद कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, कोर में बदला, मेंटल में बदला और क्रस्ट बनी। तो आपका एक यूनिफॉर्म क्लाउड से क्या बना, कोर, मेंटल और क्रस्ट। और एक बल्क सिलिकेट अर्थ की भी अपन हाइपोथेसिस लेके आते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं कि अर्थ विदाउट दी कोर,
है ना। और अपन बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव नेचर था अर्थ का उस टाइम पे जो कंपोजिशन था वो कौन रिप्रेजेंट करता है, मेरे कॉन्ड्राइट्स। और अपन ने रूबिडियम स्टोनशियम के लिए किसको माना था, बाबी। और अपने समैरियम न्यूडियम के लिए किसको माना था, चूर को। उसके अलावा अपन ने प्रेमा, हेमू, ये कई तरह के डिफाइन किए थे, याद है तुमको, मेंटल कंपोनेंट्स। तो आपने बोला कि हमारी अर्थ किससे बनी है भाई, बाय द प्रोसेस ऑफ प्लानिटरी डिफरेंशिएशन से बनी है। और ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस ने क्या किया, अर्थ की एक लेड स्ट्रक्चर बनाई। और अपने जियोथर्मल ग्रेडियंट का भी सोर्स ये बनता है कि जब अपना अर्थ बना तो जो हीट अंदर ट्रैप रह गई थी वो क्या है, मेरी हीट एक्रीटेड ड्यूरिंग द प्लानिटरी डिफरेंशिएशन। तो मेरे जियोथर्मल ग्रेडियंट की एक सोर्स जो है वो क्या है, वो हीट है। दूसरा जो इनरिच्ड सोर्स के अंदर आपके इनकम्पेटिबल एलिमेंट थे जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं वो आपके क्या है, जियोथर्मल ग्रेडियंट का कारण बनते हैं। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। आप बोलोगे कि भाई इन सब से क्या फायदा होगा, तो आप बोलोगे कि जब अर्थ बनी तो उस टाइम पे आपका हीट बहुत ज्यादा था, क्रस्ट जो थी वो बहुत थिन थी। तो आप देखेंगे कि भाई नीचे आपका हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट था, उसकी वजह से आपका बार बार पार्शियल मेल्टिंग हुई, वो मेल्ट आपके क्रस्ट को पंक्चर करते गए, क्रस्ट को पंक्चर करते गए तो जितनी भी गैस थी वो क्या हो गई, डीगैसिंग होती गई। तो उन गैसेज में आपका CO2 भी था, मीथेन भी था, हाइड्रोजन भी था, हीलियम भी था, ऑक्सीजन भी था, जितनी भी तरह की गैसेज होती वो आपकी धीरे धीरे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में गई। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उन गैसेस को क्या किया, एक टाइम के बाद में एक एनवलप की फॉर्म में अर्थ के चारों तरफ बाउंड कर दिया, उसने कर दिया बाइंड। अब आप बोलोगे कि भाई इसकी वजह से क्या हुआ, तो आपने बोला कि जितनी भी लाइटर गैसेस थी वो तो सारी सारी एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गई, जैसे मेरी हाइड्रोजन है, हीलियम है, अब वो हमारे अर्थ यहाँ पे नहीं है। तो तुम देखोगे कि जब न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया गया था अमेरिका में, ओपनहाइमर ने जिस टाइम पे वो टेस्ट करने वाले थे उस टाइम पे उनका एक कंसर्न था कि अगर न्यूक्लियर वेपन को मैं डेटोनेट करता हूँ उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी तो क्या वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को तो चालू नहीं कर देगा। बट अपने न्यूक्लियर सिंथेसिस में देखा कि भाई हाइड्रोजन बर्निंग के लिए रिलेटिवली टेम्परेचर क्या चाहिए, 10⁸ केल्विन के आसपास चाहिए। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है, हीलियम भी नहीं है, तो कौन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। और नाइट्रोजन बर्निंग के लिए तुमको पता है कि टेम्परेचर क्या चाहिए, 10⁹ से 10⁻10 केल्विन का ऑर्डर का चाहिए, याद आ रहा है तुमको, है ना। तो आप देखोगे कि हमारा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो वैसा नहीं था जैसा आज है। तो क्योंकि अपन जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं तो तुमने देखा होगा कि भाई जुवेनाइल वाटर एक अपन डिफाइन करते हैं, जुवेनाइल वाटर इज द वाटर विच इज इंट्रोड्यूस टू द एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। या जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो वाटर पहली बार इंट्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल वाटर। और ये मोस्टली उसका सोर्स कौन होता है, मैग्मा। तो आप देखोगे कि भाई जब मेंटल डीगैसिंग हुआ, अर्थ ने जब डीगैसिंग करना चालू किया तो आपकी वाटर वेपर भी बहुत सारी क्या हुई, एटमॉस्फेयर में गई, है ना। अब अपने को पता है कि जैसे जैसे आप उस हॉट गैसेस क्लाउड से दूर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो जो वेपर रिलीज हुई वो भी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसने कंडेंसेशन किया। क्योंकि उस टाइम पे आपका बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो वोल्केनिक इरप्शंस के साथ में एटमॉस्फेयर में गया, तो जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है वो आपको आराम से मिल गए, है ना। आपका जो लिक्विड होता है या जो वेपर होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई सरफेस चाहिए होती है। जैसे मैग्मा से पहली बार जब क्रिस्टल बनेगा तो एक न्यूक्लियाई बनेगा जिसकी डेफिनेट डेंसिटी, मास, वॉल्यूम होगा। तो आप देखोगे कि जो क्लाउड्स में आपका वेपर लिक्विड में कंडेंसेट होने के लिए क्या चाहिए, उसको कोई ना कोई न्यूक्लियाई चाहिए। तो उस टाइम पे वोल्केनिक इरप्शन खूब हो रहे थे, खूब सारा डस्ट पार्टिकल था एटमॉस्फेयर में खूब हाइट तक, तो वो वाटर वेपर को वो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई आराम से मिल गई। वो मिली तो आराम से कंडेंसेशन हुआ तो रेनफॉल हुआ। क्योंकि उस टाइम पे आपका खूब सारा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था तो बहुत सारे आपके क्या थे, डिप्रेशंस थे। तो वो डिप्रेशन में वाटर कलेक्ट होने लगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका वो बेसिन में वाटर कलेक्ट होता गया, फिर इवेपोरेशन की प्रोसेस से वही ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलने लगी। और उसकी वजह से तुम देखोगे कि ओशियंस जो है हमारी अर्थ सरफेस पे कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.4 गीगा एनम। ये तो एविडेंस है, एविडेंटली ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है कि आवर अर्थ हैज द ओशियंस एज लॉन्ग एज 3.4 गीगा एनम। लेकिन आपने अल्गोमा टाइप के आयरन डिपॉजिट्स पढ़े, अल्गोमा टाइप के आयरन डिपॉजिट्स भी आपका क्या है, आर्कन एज के हैं, है ना। और वो भी आपके क्या है, सेडिमेंट्री ओरिजिन के। समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे कि हमारे ओशियंस उस टाइम से तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बोला कि भाई मेरा पहले क्या बना, लिथोस्फीयर बना, फिर क्या बना, एटमॉस्फेयर बना, एटमॉस्फेयर से क्या बना, फिर हाइड्रोस्फीयर, और फिर क्या है हाइड्रोस्फीयर में लाइफ। तो सीक्वेंस क्या हो गई मेरी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड देन बायोस्फीयर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछा जाता है नेट के एग्जाम में कि भाई पहले कौन आया, मुर्गी आई कि अंडा,
है ना। तो हम बोलेंगे पहले पानी आया, फिर पानी नहीं आया, पहले हवा आई, ठीक है, फिर हवा हवाई हुई और पानी बना। कर लोगे आराम से। तो ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंस जो है जनरली पूछ ली जाती है। अब एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे होगा, कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, उसमें किस तरह की गैसेस थे, है ना, वो उनका क्या कंपोनेंट थे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिंपली एटमॉस्फेयर को क्या बोलोगे कि एक गैसेस एनवलप है जो आपके अर्थ सरफेस को सराउंड करती है ना, जिसमें आज के टाइम में डोमिनेटली कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद में आर्गन। ये क्वेश्चन भी मेरे को इंटरव्यू में पूछा था यूपीएससी वाले में, जियोलॉजिस्ट वाले में, कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई अपन जैसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है, उसके बाद में एक एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं। तो एक्सोस्फेयर का ही पार्ट थर्मोस्फेयर को मानते हैं अपन बहुत बार। तो आप देखो कि एक्सोस्फेयर की लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कहां तक है ना। तो आप इसी का इसका आंसर भी आपको क्लाइमेटोलॉजी में ही मिलेगा, ये आप जियोलॉजी में थोड़ी पढ़ते हो, और ये क्वेश्चन तुम कभी भी जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं ना, तो थोड़ा खुद को भी अच्छा लगता है, और इंटरव्यू जो आपका ले रहा है उसको भी ऐसा लगता है कि इससे सिर्फ जियोलॉजी पे ही बात नहीं कर सकते, और भी चीज़ों पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा अभी तुमको आइडिया है नहीं, इसलिए पढ़ते जाना। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि भाई वही फेमस सेइंग है कि विदाउट फूड अपन कितना टाइम सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ वीक तक। विदाउट पानी कितना सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, कुछ घंटे से कुछ दिन तक। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हम कुछ मिनट भी सरवाइव नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि एटमॉस्फेयर की इतनी मजाल, एक बार नाक और मुंह बंद करके देखो तो, है ना, थोड़ी देर में तुमको ऐसा लगेगा कि भाई अंदर कुछ तो ऐसा है जो बोल रहा है कि हराम को हटा इसको। करके देखो तुम, एक सेकंड के लिए भी, है ना, एक सेकंड तो मतलब हो जाएगा, है ना, 1 मिनट के लिए तुम ट्राई करोगे ना, घर पे ट्राई करना, अभी रहने दो, है ना, मर आ गए तो मेरे जिम में आ जाओगे, घर पे जाके ट्राई करना, है ना, और तुम देखोगे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ तो है जो तुमको बोल रहा है कि मैं बहुत जोर से चप्पड़ मारूंगा, तू जल्दी से हाथ हटा, है ना। क्यों? क्योंकि हम एटमॉस्फेयर के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो आप देखोगे कि भाई ये आपका एटमॉस्फेयर जो है ये जरूरी क्यों है। तो आप सबसे पहले बोलोगे भाई अगर आपको लाइफ को सस्टेन करनी है तो भैया एटमॉस्फेयर तो चाहिए। इसलिए धरती ने सबसे पहले क्या बनाया, एटमॉस्फेयर, बाद में पानी आएगा। ठीक है, तुम सीक्वेंस देख रहे हो, क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए, है ना। पहले धरती बनाई गई, फिर हवा बनाई गई, फिर पानी बनाया गया, फिर उस पानी में लाइफ उतारी गई। ठीक है, तो तुम देखोगे कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ना झरने होते, ना झील, ना समुद्र, ना पेड़, ना पक्षी, ना हम, ये मतलब कुछ भी नहीं होता, है ना। तो ऐसे थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर अगर मिले तो तुम बोलोगे पोएम में तो अब मेरे को लिखना नहीं आया, लेकिन तुम देखोगे कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लेक्स भी नहीं होंगे, ओशंस भी नहीं होंगे, है ना। अरे अपा चप्पा डब्बा नहीं कर पाएंगे अपन, है ना। भाई साउंड के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो बस ऐसे बोलेंगे, है ना, आवाज नहीं आएगी, है ना। वो तुमने देखा होगा ना आकाश चोपड़ा वाले की, आवाज आई नहीं बल्ले से अच्छी, ऐसे करके बोलता है ना, कि ठक से मारता है कि भाई बढ़िया आवाज आती है, फिर वो कैच आउट हो जाता है, बोलता है कि एकदम से पलट जाता है ना। तो तुम बोलोगे कि भाई वो जैसे अब्बा जब्बा डब्बा वाला भी नहीं हो पाएगा फिर, है ना, कि मालिक इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं, देखा होगा तुमने, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो तुम देखोगे कि भाई आवाज नहीं आ पाएगी, बादल नहीं होंगे यार, सनसेट नहीं होंगे, बादल तो छोड़ो, सनसेट तक नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। फिर तुम देखोगे कि भाई सुंदर आसमान नहीं दिखेगा तुमको। तो तुम देखोगे कि भाई अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, या यूं मान लो कि टेम्परेचर इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे कि सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरे दिन तो तपेगा और पूरी रात ठंडा रहेगा, है ना। तो टेम्परेचर भी लाइक कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, ये वही वाला काम करेगा, क्योंकि दिन भर तो सोलर रेडिएशन रिसीव करेगा और पूरे रात लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करेगा। तो रात में तो ठंडा होता रहेगा और सुबह होते ही फिर तपने लग जाएगा, है ना। गर्मियों में अपन देखते हैं ना कि सुबह सुबह 7 बजे तपने लग जाता है ना, और बादल बहुत ऊपर चले जाते हैं। अभी मानसून के टाइम पे तुम देखोगे कि एकदम नीचे होते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि भाई एटमॉस्फेयर के बिना ये सब कुछ नहीं होगा, इसलिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है ना। तुम देखोगे कि भाई एटमॉस्फेयर की मदद से अपन अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है,
15 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका टेम्परेचर तभी मेंटेन है जब एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपका अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस, है ना। और अगर तुमने कभी लाइफस्टाइल देखी है ऐसे लोगों की जो -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहते हैं, उनका कभी जाकर के देखना हिसाब किताब, है ना, या उनसे वीडियो बनवा के मंगवा लेना, जाने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशानी होती है। मैं गया था एक बार, है ना, 3 दिन में मैंने कहा चलो हो गया, देख ली पहाड़ी लाइफ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बस दूर से अच्छी है ना। तो तुम देखोगे कि भाई ये जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे अपन आगे। विंस पैरामीटर, विंस को क्या, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है अपन देखेंगे, उसमें स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ पढ़ेंगे, है ना, E = सिग्मा T⁴ करेंगे। उसमें देखेंगे कि भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कितना रहता है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कितना है ना। तो आप देखेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, वो अगर आपका एनर्जी रिसीव कर रहा है तो एमिट भी करेगा ही करेगा, है ना। फिर आप देखो कि भाई जो आपका अर्थ के ऊपर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पे, वॉस्टॉक करके एक जगह है रशिया में, है ना। अपने द्रास में भी आपका -60 तक जाता है, पहले जाता था, अभी तो कुछ सालों से नहीं जा रहा है। तो तुम देखोगे कि कारगिल के अंदर एक द्रास जगह है ना, लेह लद्दाख के पास में, तो वहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाता है ना। तुम देखते होंगे कि जो लेक्स हैं, जो वाटरफॉल हैं, वो पूरे के पूरे फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इतनी बड़ी रेंज क्यों मिल रही है, उसके पीछे अपने पास में कई सारे टॉपिक्स रहेंगे। स्पेसिफिक हीट का टॉपिक आएगा, है ना, एटमॉस्फेयर में गैसेस का जो डेंसिटी है वो आएगा, वाटर वेपर का कंसेप्ट आएगा, पोल्यूटेंट्स आएंगे, CO2 की कंसंट्रेशन आएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो इस टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कि जो टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज मिलती हैं उसका कारण क्या है वो आप आगे जा करके पढ़ोगे, है ना। अभी सिर्फ आज अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि भाई एटमॉस्फेयर होता तो क्या है, मतलब है तो क्या हो रहा है, और नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अपन कैसे डिफाइन करें, तो अपन बोलते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर अर्थ का जो है ये एक थिन गैसेस एनवेलप है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है गैसेज ही होंगी, और गैसेज होंगी तो इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, एटमोफाइल, याद है तुमको, है ना। जैसे पोटेशियम आर्गन मेथड अपन ने पढ़ा था, तो उसमें बोला था ना कि पोटेशियम आर्गन मेथड को क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि आर्गन जो है वो इनर्ट गैस है। जैसे ही आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री में एक भी बार सिस्टम ओपन हुआ, आर्गन तुरंत अपने पप्पा को छोड़ के भाग जाएगी। पप्पा कौन है भाई, पोटेशियम, पोटेशियम के डीके से आर्गन बन रहा है ना, ठीक है, ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीजों का। तो आप बोलोगे कि आज के टाइम में जो मेरा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आपको मैक्सिमम कौन मिल रहा है, नाइट्रोजन, और उसके बाद में ये नाइट्रोजन आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आप यकीन जानो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एटमॉस्फेयर में आपका जो नाइट्रोजन है वो कौन सी फॉर्म में है ना। मोस्टली आप बच्चे जब मोस्टली तुम तो क्या, मैं भी अगर जब जिस टाइम पे पढ़ा था तो मेरे ये था कि नाइट्रोजन मतलब ये है ना, जबकि है कौन सी, ये नाइट्रोजन गैस है N2। ऑक्सीजन कौन सी है, ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि भैया कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके क्या है, वेरिएबल है। अभी अपन बात करेंगे कि भाई कौन सी गैस कितने परसेंटेज में है, तो अपन बोलते हैं कि भाई 78% के आसपास कौन है मेरा, नाइट्रोजन। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना है, 20.94, ऑलमोस्ट 21%, और उसके बाद में कौन है मेरा, आर्गन 0.934 के आसपास। तो आप देखोगे कि भाई 99.9% के आसपास तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ने ही ऑक्यूपाई कर रखा है ना। फिर मेरा कौन है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना है, 387 ppm में है। ppm में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लगेगा, याद है तुमको। जैसे ppm हटा दो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ppm हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, 10⁶ से डिवाइड, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से। ये आपका कितना बचेगा, 10⁴, है ना। 10⁴ मतलब 0.0387, अल्ले, है ना। टोटल एटमॉस्फेयर में CO2 आज के टाइम पे कितना है, 400 ppm के आसपास है। 400 ppm बोले तो 0.04%। 0.04% ने, वो तुमने गाना सुना होगा ना हनी सिंह का, इतनी सी तो है रे है, आफत मचा रखी है, सुना हो तुमने वो गाना। इतना सा ही मामला है इसका कि भाई 0.04%, और पूरी दुनिया मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर खर्च कर जा रही है इस पे, PhD में, रिसर्च में, है ना। तो तुम बोलोगे कि क्या ये इतना सा
पिद्दी सा अमाउंट अपने एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को चेंज कर सकता है, वो क्लाइमेट जो हजारों साल से नहीं बदला, है ना। तो तुमने सुना होगा ना कि एक हाथी को तांडव मचवाने के लिए एक चिंटी काफी होती है ना। हमारे पास में एविडेंस कैसे हैं इसके कि वाकई में इसका इफेक्ट बहुत नेगेटिव है, वो है अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड मैंने बताया था क्या तुमको कभी? अर्बन हीट आइलैंड में क्या होता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जितनी भी हैं, इनमें तुम देखोगे डे के टेम्परेचर और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ना। लेकिन जैसे तुम गाँव में जाओगे, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रात का टेम्परेचर और भी कम होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट टाइम इज हायर इन दी विलेज और कंट्री साइड एरिया। कंट्री साइड एरिया मतलब क्या है कि जयपुर के आसपास के गाँव को अपन क्या बोलेंगे, कंट्री साइड बोल देंगे, है ना। तो आप बोलोगे भी आसपास के गाँव में टेम्परेचर क्या है, रात का कम है, उल्टा। उसका मेन कारण क्या है कि वहां पे आपको CO2 कम है, मीथेन कम है, वाटर वेपर कम है। उसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारी अर्थ एमिट करती है वो सीधा एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाती हैं। तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट जल्दी आएगा। सिटीज में क्या होगा भैया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इतनी पब्लिक रह रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर का डिके ज़्यादा है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग ज़्यादा है, सीमेंट का कंजप्शन ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि इन सब की वजह से क्या होता है, CO2 लगातार एटमॉस्फेयर में जाती है। अब CO2 का एक खास काम है कि आने वाली सोलर रेडिएशन को ये कुछ नहीं बोलता। इसकी दुश्मनी किसके साथ है, जो अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती है, वो बोलता है किधर जा रहा है ना। वो मतलब ऐसे होता है ना, प्रोटेक्टिव भाई बहन बॉयफ्रेंड होते हैं ना वो, है ना, कि जैसे ही जाने वाला है किधर जा रहा है ऐसे पकड़ के वापस ले आते हैं। तो ये CO2 वही करता है एटमॉस्फेयर में। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो जा रही होती है ना बाहर, उनको पकड़ता है और वापस अर्थ की तरफ भेज देता है। वो लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस अर्थ क्या करेगी, रिसीव करेगी, ऑब्जर्व करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। जो आपकी नियर बाई सरफेस जो एयर होगी वो क्या होगी, वार्म होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, या ग्रीन हाउस इसी को बोलते हैं। तो तुम देखते होंगे ना, इसका यूज वैसे खूब करते हैं, एग्रीकल्चर में खूब यूज करते हैं। तुम देखते होंगे ना गाँव में आसपास में खूब सारे व्हाइट कलर की शीट कवर होती हैं, बड़ा सा टेंट बना होता है और उसमें खूब सारी फसलें उगाई जाती हैं, वेजिटेबल्स खूब सारी उगाई जाती हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से है कि भाई विंटर्स में जो आपकी क्रॉप्स टेम्परेचर टॉलरेंस नहीं होती हैं, जो लोअर टेम्परेचर्स को टॉलरेट नहीं कर पाती, उनके लिए क्या करो, ग्रीन हाउस गैसेस बना दो या ग्रीन हाउस बना दो। ग्रीन हाउस में क्या होगा, राइट टाइम में जो भी लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारी अर्थ एमिट करेगी तो क्या होगा, वो जो पर्दा है वो उसको जाने नहीं देगा, तो वापस आएगी। तो क्या होगा, तुम देखोगे गर्म मिलेगा। सर्दियों में तुम देखोगे कि हमारा क्लासरूम आमतौर पर गर्म होता है। क्यों, क्योंकि एक साइड में पूरा का पूरा क्या है, ग्लास है। तो इस क्लास में जितनी भी लॉन्ग वेव रेडिएशन अपनी सरफेस एमिट करेगी वो बाहर निकलने की तो कोशिश करेगी, बाहर निकलने दिया नहीं जाएगा। तो क्या होगा, वहां पे और ज्यादा तपेगा। गर्मियों में तुम देखोगे मॉर्निंग में जैसे आओगे तो एकदम से भपका सा निकलेगा क्लास से कि अरे यार इतना गर्म क्यों है। क्यों, क्योंकि पूरी रात जो आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रही थी वो ग्लास उसको जाने नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है। तो तुम देखोगे कि भाई ये जो पिद्दी सा अमाउंट है ना, ये जुल्म तो कर रहा है। देखो बात तो ये है, गॉट द आइडिया ना। अब इसके ऊपर और डिटेल में अपन बात करेंगे आगे कि भाई इसको कैसे रिमूव करें, कैसे इसको ऐड करें। तो बायोलॉजिकल पंपिंग याद होगा तुमको, एकमान पंपिंग याद होगा, ओशनोग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ाया था। तुमने पढ़ा था क्या उस टाइम पे? कोई बात नहीं, अपन दोबारा पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए ध्यान में रखो कि और भी बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ये बहुत कम है ना। और वाटर वेपर जो है वो आपका और भी कम होता है। ये वाटर वेपर का रोल अपन क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि भाई ये फीडबैक मैकेनिज्म को क्या करते हैं, चालू कर देती है ऑन द लूप। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे दो दोस्त हो, तुम पढ़ना चाह रहे हो, है ना, और पढ़ने जब बैठे हो तो तुम्हारा एक दोस्त आके बोलेगा भाई यार थोड़ा घूम के आते हैं ना, है ना, थोड़ा चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, बर्गर बर्गर कुछ खा के आते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बर्गर, है ना, बुर्गर, है बुर्गर, है ना। तो बोले चल भाई थोड़ा खा पी के आते हैं। तो तुम बोलेगे यार मैं भाई पढ़ने बैठा हूं यार, पढ़ने दे। तो वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए क्या है, नेगेटिव है ना। दूसरा तुमको बोले कि पढ़ता देख के बोलेगे, वो बोलेगी वाह भाई क्या मजेदार आ गया, बैठ के पढ़ मस्त, कोई मदद चाहिए तो बता, चाय पिएगा, चाय बना दूं, है ना। तो वो क्या है तुम्हारे लिए पॉजिटिव है कि तुम्हारी पढ़ाई के टाइम को एक बढ़ाए और एक घटाए। तो जो भी बढ़ती हुई चीज को बढ़ाए वो क्या है, पॉजिटिव। जो भी बढ़ती हुई चीज को घटाए वो क्या है, नेगेटिव। इसका उल्टा भी क्या है, जो घटती हुई चीज को बढ़ाए वो क्या है, नेगेटिव। जो घटती हुई चीज को और घटाए वो क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि वाट एवर द मोमेंटम यू हैव, लोअर और हायर, हायर को और हाई करेगा तो पॉजिटिव, लोअर को और लोअर करेगा तब भी पॉजिटिव। ठीक है, तो आगे जाकर के अपन देखेंगे इसमें ये जो CO2 है
ये वैसे तो ग्रीन हाउस गैस का ही काम करती है, लेकिन इसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू होती है। क्या होगा, CO2 की वजह से वही टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ा, और इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये वाटर वेपर जो है वो CO2 से भी ज्यादा टॉक्सिक है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए। CO2 तो फिर भी थोड़ा बहुत जाने दे रहा था स्पेस में, ये बिल्कुल ही नहीं जाना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो H2O वाटर वेपर का कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है, ठीक है। और वाटर वेपर जो है वो आपका 0 से 4% तक वेरी करता है, 0.04 नहीं है, 0.4, 0 से 4% तक, मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। तो तुम देखोगे कि वो वाटर वेपर की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। तो तुम देखोगे कि ग्रीन हाउस गैस CO2 है, उसका वॉल्यूम कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट H2O ग्रीन हाउस गैस थी भी नहीं, है ना, लेकिन CO2 ने बिगाड़ दिया उसको कि भाई ओशन में क्या करेगा, हवा में आओ देखो ऊपर, बढ़िया लगेगा, हल्का हल्का फील होगा। तुमने कभी बंजी जंपिंग करी है क्या, बंजी जंपिंग करी है, ऐसे जंप करी है कभी बचपन में छत से, है ना, अरे छोटी हाइट की वाली छत होती है उसमें, है ना, कि ऐसे जैसे लॉन्ग जंप वगैरह करते हैं ना, अरे एथलीट भी तो करते हैं ना, खेलते जो है वो दौड़ते हैं ना, लंबा ऐसे कूदते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं भाई, जितनी देर हवा में होते हैं उतनी देर तक वेट फील नहीं होता है ना। तो ये CO2 क्या बोलता है कि H2O ओशंस में क्या करेगा, इतना भारी वजन है ना, इंसान देर को यूज भी नहीं करते, बोलते हैं कि सेलाइन है, डिहाइड्रेट हो जाएगा, आ जाए एटमॉस्फेयर में, आएगा तो फिर ये काम अपना चालू करेगा, और ऐसा करेगा कि पूरी इंसानियत बोलेगी भाई बरस जा अब। अरे समझ में आ गया क्या। अब देखो भाई, हमारे पास में जब एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को डिफाइन करना होगा तो दो चीजें होंगी, एक अपने पास में वेरिएबल कंपोनेंट्स और एक है परमानेंट कंपोनेंट। परमानेंट कंपोनेंट का मतलब है कि जिनकी कंसंट्रेशन ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही हो। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रही है तो इनको अपन क्या बोलेंगे, परमानेंट कंपोनेंट्स। जो आपके टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है इनको बोलेंगे वेरिएबल कंपोनेंट्स। वेरिएबल कंपोनेंट में सबसे ज्यादा वेरिएशन किसका है, वाटर वेपर का है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी सबसे ज्यादा किसका है, वाटर वेपर का है, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई अपने पास में जो परमानेंट कंपोनेंट्स है वो कौन कौन है, नाइट्रोजन, ये N2 ध्यान में रखना, ये N2 से पूछेगा, N2 पूछ देगा, N पूछ देगा, NO2 दे देगा, N2O दे देगा, और पूछेगा कि बताओ इनमें से एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन है। पढ़ा हुआ रहेगा फिर भी सिली मिस्टेक करके आओगे, ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन में आपका कौन है, O2, फिर आर्गन में AR ही है खाली, ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्गन ऑलमोस्ट कितना है, 1% है, ये आपका 21% है, और ये 78% है। ये अपने बाकी क्या है, नियोन है, हीलियम है, ये आपके क्या है भाई, बहुत कम मात्रा में है। जो फिर अपने वेरिएबल गैसेज है उसमें वाटर वेपर देखो 0 to 4 तक इसका वेरिएशन होता है ना। अब ये 0 to 4 क्यों होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मोर और लेस एयर के टेम्परेचर पे। जैसे आप देखोगे कि हवा जितनी गर्म होगी, हवा का टेम्परेचर जितना ज्यादा गर्म होगा उसमें उतना ही ज्यादा वाटर वेपर ऐड किया जा सकता है। कारण कि जितना हाई टेम्परेचर एयर पार्सल का होगा उसमें वाटर वेपर जाएगा लेकिन कंडेंसेट नहीं हो पाएगा, कारण क्योंकि एयर का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसको कंडेंसेट करने के लिए बहुत ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा। इसलिए तुम देखते होंगे कि गर्मियों के टाइम पे जो बादल होते हैं वो बहुत ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, देखते होंगे, है ना। और विंटर्स में बादल जो होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, कम हाइट पे आ जाते हैं। कारण क्या है उसका, कि भाई जहां कहीं पे भी आपका मॉइस्चर है एयर के अंदर उसका कंडेंसेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये आप देखोगे कि भाई मेरे पास में वेरिएबल गैसेस में कौन कौन है, वाटर वेपर है, CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का ये फॉर्मूला याद रखना N2O, ठीक है। फिर ओजोन है, ये ओजोन भी आपका क्या है, वेरिएबल गैसेस में ही आता है, ठीक है। और ये फोटोकेमिकल स्मोक जो आपका नियर द एटमॉस्फेयर होता है इसका सबसे प्राइमरी इंग्रेडिएंट यही है, ठीक है। तुम देखते होंगे ना जो वेल्डिंग लोग करते हैं वो जनरली अपने चेहरे को पूरा ढक के करते हैं। कारण क्या है कि जब वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो स्मोक बनता है, देखते हो ना धुआं सा उठता है, उसमें आपका क्या होता है, आपका ओजोन भी बनता है। वो ओजोन जो है वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है ना। आंखों में जाएगा तो क्या होगा, आंखों में जलन होगी, जहां जहां स्किन को टच करेगा वहां वहां पे आपको बहुत ज्यादा रेसेस होने लगेंगे, इरिटेशन होगी, है ना। तो वो ध्यान में रखना कि फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट आगे आएगा, सब आएगा, है ना। तो ये कर लोगे क्या यार, है ना। तो आप ध्यान में रखना कि वेरिएबल गैसेस में कौन है, H2O। परमानेंट गैसेस में सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। नाइट्रोजन N2 फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, और आर्गन AR की फॉर्म में। कर लोगे आराम से, बोलो। चलो आप देखो
हमारे पास में एक बैलेंस है इनपुट का और आउटपुट का। अपन बोलते हैं कि भाई हमारे पास में परमानेंट गैसेज हैं। परमानेंट गैसेज कहाँ से आई, क्यों आई, है ना, क्या ये शुरू से ऐसा ही था क्या? नहीं, वो एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद कोर्स ऑफ टाइम हम देखेंगे अलग अलग स्टेजेस में। बट अभी के टाइम पे ये देखो कि भाई अगर आपका विद कोर्स ऑफ टाइम इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाए तो ये क्या करता है, जो नंबर जितना था उतना ही रह जाएगा। जैसे मान लो कि भाई आपके पास में 100 रुपये है ना, आपने 20 रुपये खर्च किए, वापस से आपके पास में 20 रुपये आ गए तो वापस 100 हो गए, फिर से 20 खर्च किए वापस से 20 आ गए। तो आप देखोगे कि आपके पास में मिनिमम बैलेंस 80 रुपये का तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आप देखोगे कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी गैसेज जिनका इनटेक और आउटटेक या इनपुट या आउटपुट बराबर हो जाए, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, दोज थिंग्स विच आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और स्टेडी स्टेट कंडीशन को अपन बहुत जगह यूज भी करेंगे। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आप देखोगे कि बहुत लंबे टाइम से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आर्गन की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ रहा। आ भी रहा तो वो एप्रिसिएबल अमाउंट में नहीं है। एप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या है कि जिसमें सब कुछ ये चेंज करना पड़े। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से प्राइमरली किससे रिमूव होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिमूव होती है, जिसमें आपका जो बैक्टीरिया सॉइल में काम करता है वो करता है। फिर जैसे डिके होगा तो वापस नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चले जाएगी, है ना। ऑक्सीजन जो प्राइमरली रिमूव होती है एक तो ऑर्गेनिक मैटर का डिके करने में, है ना, कुछ भी अगर आप जलाओगे तो उसमें भी ऑक्सीजन काम में आएगी, है ना। और जो आपकी ब्रीदिंग अपन करते हैं, तो जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन इनटेक होता है। तो आप देखोगे कि भाई आपका ऑक्सीजन कैसे कैसे कंज्यूम हो रहा है ना। फिर आप देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेशन के थ्रू रिमूव होता है, ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू रिमूव, ऑर्गेनिक मैटर के डिके के थ्रू रिमूव होता है। जैसे मान लो कि भाई आज तुम एक सब्जी, है ना, या कोई गोभी का टुकड़ा या घिए का टुकड़ा या केले का टुकड़ा या सेब का टुकड़ा, है ना, यहाँ पे ला करके रख दो, 10 दिन बाद में क्या वो वैसा ही रहेगा क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज ने क्या किया, उसका बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन कर दिया। तो जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा उतना ही क्या होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। हाँ है कौन सा है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से रिमूव कैसे होगी, ये अभी तो बता ही रहा था ना, वही तो है कि भाई ऑर्गेनिक मैटर का अगर डिके होगा, जैसे मान लो कि भाई अपनी फसल खराब हो जाए, सड़ने गलने की से आती है ना वो, है ना, तो जैसे कोई जानवर है वो मर गया, खेतों में गाँव में देखा होगा कि ओपन में छोड़ देते हैं, कुछ टाइम बाद में उसका मांस सब गायब हो जाता है, सिर्फ हड्डी का कंकाल बचता है, थोड़े टाइम बाद में वो हड्डी भी नहीं बचती, देखा होगा तुमने। तो ज़्यादातर जो बड़े अभी तो क्या है कि भाई हाइजीन के बारे में लोगों में अवेयरनेस आने लगी है, पहले तो खुले में लोग शौच भी जाया करते थे, है ना, तो जानवर को तो कौन ही दफलाएगा। अब देखते होंगे कि भाई जो बड़े जानवर है ना, कोई मर गया, एक्सीडेंट से मर गया या नेचुरल डेथ से मर गया, तो देखते होंगे कि भी उनको अब दफनाने लग गए गाँव में भी। पहले क्या करते थे, जोड़ बीड़ों में ऐसे खुला छोड़ देते थे, वो सड़ते गलते रहते थे, बड़े जानवर पहले खा लेते थे, फिर छोटे जानवर खाते थे, फिर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते थे। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता था वो किसी न किसी तरीके से कंज्यूम हो ही जाता था, और जितना वो कंज्यूम होगा उतना ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको डीके करने में काम आएगा। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीके करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। आगे जाके अपन रिएक्शंस भी देखेंगे कि हाउ द ऑर्गेनिक मैटर डीकेज कंज्यूम्स ऑक्सीजन। ठीक है, आगे जाकर के देखेंगे भी अपन इसको। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये सोर्सेज और डिटेल में आएंगे, ये तो बस बेसिक बेसिक जानकारी है ना। ये अभी वार्म अप चल रहा है, ठीक है ना। वार्म अप में भी जो अर्ली फेज होता है ना वो चल रहा है, तो अभी टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे कि वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर आपका प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे मान लो कि भाई आपका हाई लेटीट्यूड है और हाई ही एल्टीट्यूड है। हाई लेटीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड आपका जनरली कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आपके सब पोलर रीजन होंगे, पोलर रीजन होंगे, सोलर रेडिएशन भी बहुत कम है ना। आप देखोगे कि प्लांट कवर भी बहुत कम है, तो उस सूरत में आप देखोगे कि जो गैसेस का कंटेंट होगा वो बहुत अलग हो जाएगा, जो एयर प्रेशर होगा उसका अमाउंट भी अलग होगा। फिर आप देखोगे कि बीच जो जैसे आर्कटिक एरिया है तो वहाँ पे आप देखोगे कि वाटर वेपर का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, जबकि जो इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है ना। कोई वाटर बॉडी के आसपास में आपका कोई सिटी है तो वहाँ पे आप देखोगे कि मॉइस्चर ज़्यादा हो रहेगा, है ना। जैसे मान लो कि प्रयागराज है, तो प्रयागराज में मैं रहा हूँ काफ़ी टाइम, है ना, अभी भी है मतलब, तो वहाँ पे तुम देखोगे कि चारों तरफ रिवर्स है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत रहती है
है ना। तो जिन भी शहरों के आसपास रिवर सिस्टम है वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि रिवर या वाटर बॉडी से आपका कंटिन्यूसली इवेपोरेट होगा वाटर, और एयर के अंदर वो एज ए मॉइस्चर बैठने लगेगा, है ना। तो आप देखोगे कि भाई ये जो वाटर वेपर है इसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ेगा, सेचुरेशन प्रेशर कैसे आता है, वेपर प्रेशर कैसे आता है, डिफरेंस उसमें कैसे क्रिएट होता है, डेंसिटी ऑफ द एयर पार्सल में किस तरह से डिफरेंस आता है, कैसे वो एटमॉस्फेयर को अनस्टेबल करता है, वर्टिकल मूवमेंट क्यों होता है, कहाँ तक होता है, कंडेंसेशन कब होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो यहीं से अपनी आगे निकलेंगी, ठीक है। फिर अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नेचुरल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर में, और प्रेजेंट टाइम में इसका कितना परसेंट है, 0.03% के आसपास, या रफली अपन इसको 0.04% के आसपास मानते हैं, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन पीपीएम में क्यों लिखते हैं, 400 पीपीएम के आसपास। एक आगे जाकर के आप किलिंग कर्व पढ़ोगे, हालांकि मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं इस किलिंग कर्व से, आगे जाकर के मैं बताऊंगा अभी तुमको, है ना। लेकिन अभी किलिंग कर्व में ज़्यादातर जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो किस में बताई जाती है, पार्ट्स पर मिलियन में बताई जाती है ना। अगर और ज़्यादा थोड़ा सा हवा क्रिएट करना हो तो ये हो सकता है कि पार्ट्स पर बिलियन में भी बताए जाने लग जाए, है ना। क्योंकि एक तो आप बोलोगे कि भाई 0.04% है, एक आप बोलोगे भाई 300 पीपीएम के आसपास है। अब पीपीएम तो सबको समझ में नहीं आएगा ना, है ना। अपने जियोकेमिस्ट्री में क्या किया ट्रेस एलिमेंट्स के साथ में कि भाई बहुत कम है यार, वो 0.1% से कम है कंसंट्रेशन, तो क्या करें पीपीएम में बताओ। गोल्ड की कंसंट्रेशन और कम है तो उसको पीपी में बताते हैं, पार्ट्स पर बिलियन में। अरे देखा था, कन्वर्जन भी किया था। और सेलिनिटी में तुम देखोगे कि 3.5% है तो पार्ट्स पर 1000 में बता दोगे, 35 थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। तो तुम देखोगे कि यूनिट कन्वर्जन का खेल जो है वो थोड़ा सा निराला सा ही है, आगे अपन बात भी करेंगे। यहाँ पे तुम बस भाई की अभी क्रिएटिविटी देखो। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर क्या क्या है, आप देखोगे कि भाई जितना भी वेजिटल मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर, उसका डीके होगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। जितना भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनमें मोस्टली आपका CO2 इरप्ट होता है। क्यों होता है CO2, वोल्केनोज में CO2 कहाँ से आया, क्योंकि अपन बोलते हैं कि भाई जो हमारा लोअर मेंटल है ये क्या है, कार्बन का सोर्स है। क्योंकि लोअर मेंटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में है, इसलिए कार्बन जो है वो कार्बन स्पीसीज की फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता, वो आपका CO2 CCO की फॉर्म में रहेगा, CO की फॉर्म में रहेगा। जैसे आपके वोलेटाइल रिच मैग्मा लोअर मेंटल से अपर मेंटल की तरफ आएंगे तो ये कार्बन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, लोअर मेंटल से अपर मेंटल की तरफ, और वहां पे अगर सफिशिएंट प्रेशर कंडीशंस हैं तो यही कार्बन जो है वो आपका डायमंड या ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रिजर्व हो सकता है। क्योंकि अपर मेंटल जो है वो स्लाइटली क्या है, रिड्यूसिंग कंडीशन में है, तो आपकी कार्बन की स्पीसीज CCO CO2 की फॉर्म में नहीं रह करके डायमंड या ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रिजर्व हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आपका प्रेशर मैच करना चाहिए। डायमंड के लिए वो एक ट्रांजिशन आता है ना। अगर मान लो कि वोलेटाइल रिच मटेरियल बहुत ज्यादा नियर द अर्थ सरफेस कार्बन को लेके आते हैं और वोल्केनिक इरप्शन होता है तो आपका कार्बन की डिफरेंट स्पीसीज में खूब सारा तुमको एमिशन मिलेगा, है ना। तो वोल्केनिक इरप्शन में ये कार्बन कहां से आया, तो उसका मेन सोर्स क्या है भाई, एक तो मेरा लोअर मेंटल है ना। बहुत लंबी प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर इसमें लग जाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो सबडक्शन जोन होता है वहां पे आप देखेंगे कि भाई अलोंग द सबडक्टेड प्लेट आपका क्या होता है, जो पानी है वो भी नीचे जाता है और पानी के अंदर CO2 डिजोल्व है। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा CO2 कहाँ पे है, 50 भी नहीं शायद ज्यादा है, 500 गुना के आसपास है। 500 टाइम्स ऑफ CO2 ओशनिक वाटर में डिजोल्व है। जब ये ओशनिक वाटर आपका सबडक्टिंग प्लेट के अलोंग जाएगा तो वो आपका क्या होगा, पानी तो भाप बन जाएगा और हायर टेम्परेचर पे, और CO2 भी आपका गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि इसके सोर्सेज अलग अलग है, इसको अपन आगे देखेंगे हिस्टोरिकल जब जियोलॉजी पढ़ेंगे। एनिमल लाइफ जितनी भी है ना, तो कुत्ता वैसे तो वफादार होता है लेकिन CO2 ज़्यादा देता है, मतलब सारे जानवर ही करते हैं, पर सिंपल के तौर पे है ये कि भाई एनिमल लाइफ जो है जितना भी आपका एक्सेल करता है, क्यों होता है CO2, क्यों, क्योंकि हमने जो भी फूड कंज्यूम किया होता है उसके प्रॉपर बर्निंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन जितनी अपन यूज़ कर लेते हैं वो तो ठीक है, बाकी ऑक्सीजन अपन वापस बाहर निकाल देते हैं। तुमने एक दिन में एक्सप्लेन करा था ना ये कि जब अपन आग बुझानी हो तो अपन क्या करते हैं भाई, है ड्राई CO2 का यूज करते हैं, है ना। और जबकि आग लगानी हो तो अपन फूंक मारते हैं ऐसे, है ना, फूंक मारते हैं तो आग लगती क्यों है, जबकि CO2 ही अपनी फूंक से निकल रही है बाहर। तो मेरी फूंक अलग है ना, वो मतलब एक तुमने सुना होगा ना कि साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता
टॉमी मतलब फूंक से निकल रही हुई CO2 से तो आग लगेगी और ड्राई CO2 से आग बुझ जाएगी। ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब अपन ब्रीद इन करते हैं तो आपका जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो जाता है, ऑलमोस्ट 20% है, तो उसके साथ में नाइट्रोजन भी जाता है, CO2 भी जाता है, जितनी भी गैसेज होती है वो सारी जाती हैं, है ना। जितनी ऑक्सीजन यूज हो गई वो तो हो गई वापस, ऑलमोस्ट 15% आपका यूज होता है या 20% के आसपास यूज होता है, बाकी का वापस बाहर निकल जाता है। जब अपन फूंक मारते हैं तो उस फूंक में ज़्यादातर कौन जा रहा है? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन क्या करता है? जलाता है, बुझाता नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जितना भी आपका एनिमल लाइफ है वो क्या करता है? CO2 एक्सॉल करता है, क्योंकि जो भी फूड आपने खाया उसकी प्रॉपर बर्निंग के लिए, डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट के जो बॉन्ड टूटेंगे वो क्या निकालेंगे? CO2। फिर आप देखोगे कि जो भी आप मटेरियल बर्न करोगे, जहां कहीं पे भी आग लगेगी, ऑक्सीजन जरूर कंज्यूम होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो फिर बनेगा कौन? क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ये किससे बना है? फोटोसिंथेसिस से। मोस्टली भाई जो ऑटोट्रॉप्स प्लांट है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो करते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन जो CO2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में था उसको एटमॉस्फेयर से उठाया, वाटर के साथ कंबाइन किया, सोलर रेडिएशन मिला, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन का जो भी रेशियो है वो सेटिस्फाई हुआ, प्रोडक्टिविटी हुई, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, ग्लूकोज बना। तो ये ग्लूकोज किसका कलेक्शन है भाई? CO2 जो है वो आपका कहाँ पे स्टोर है? उस ऑर्गेनिक मैटर में। जब ये ऑर्गेनिक मैटर मरेगा तो ये CO2 इसके अंदर जो थी वो वापस कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में। तो तुम देखोगे जब भी ऑर्गेनिक मैटर का डीके होगा, चाहे उसको जलाना हो, चाहे उसको सड़ाना हो, गलाना हो, तो आपका क्या होगा? CO2 वापस निकलेगा। तो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, कोल होगा, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया, सब के सब क्या करते हैं? CO2 प्रोड्यूस करेंगे। फिर आप देखोगे डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में दो चीजें हो रही हैं। एक कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला, ये डिफोरेस्टेशन का ही एग्जाम्पल है। कैसे? कि भाई जब आपके प्लांट्स था, डीप आपका फॉरेस्ट था, तो क्या हो रहा था? बढ़िया फर्स्ट क्लास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही थी, इनऑर्गेनिक कार्बन वाज फिक्स्ड इनटू द ऑर्गेनिक कार्बन, है ना। बढ़िया एटमॉस्फेयर से आपका CO2 पंप हो जा रहा था, बढ़िया था, सब बढ़िया अच्छा है। जैसे ही आप डिफोरेस्टेशन करोगे, पहला तो जो फोटोसिंथेसिस से जो इनऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन में फिक्स हो रहा था वो खत्म हो गया, और जो भी डिफोरेस्टेशन से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ वो अब डिके करेगा, तो डिके से वापस CO2 जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डिफोरेस्टेशन से अल्टीमेटली क्या होगा? आपका CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर एक टाइम के बाद में तो पूरा रिड्यूस हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ेगा? मैसिव डिफोरेस्टेशन से अब ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के टर्म्स में? गूगल फेंकते घूम गए। CO2 तो अब ऑर्गेनिक मैटर हो गया खत्म, अब क्या कब तक रहेगा? जला दिया, बुझा दिया, सड़ा दिया, गला दिया, अब खाएंगे क्या? ऑर्गेनिक मैटर अब नहीं है, डिफोरेस्टेशन के साथ में हम भी निकल लिए। अब और बताओ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, है ना। कैसे करेगा उसको अपन आगे बात करेंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो नॉर्मल फ्रेम ऑफ लॉजिक हमारी है ना, वो क्लाइमेटोलॉजी पे सटीकता से बैठती नहीं है। इसलिए तुमको लगे कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये ऑप्शन लगा दो, है ना, तो वो जनरली क्या होगा? फंसाने के लिए बनेगा, ठीक है। इसलिए अपने को सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज ठीक ठाक करनी है। अब सीमेंट इंडस्ट्री में भी जैसे क्या होगा? कैलसाइट है, कैलसाइट को अगर चूना में बदलना है, लाइम में बदलना है, तो उसका CO2 जाएगा। तो ये CaCO3 को जैसे अपन पानी में डालेंगे, ये क्या होगा? CaO अलग प्लस CO2 अलग। तुमने व्हाइट वॉश किया है दिवाली के टाइम पे कभी घरों में, गाँव में? तुमने देखा होगा कि व्हाइट वॉश जब करते हैं तो बहुत सारा जो अपन चूना लेके आते हैं, है ना, और इस चूने को क्या करते हैं? एक पानी का घड़ा होता है, इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे डालते हैं तुम देखते हो कि एकदम भाप सी निकलती है। वो भाप कहाँ से आई भाई? ऐसा क्या हो गया इसमें? तो तुम देखोगे कि ये CaCO3 जो है वो आपका क्या होगा? पानी में डिजोल्व होगा, CaO अलग हो गया और CO2 अलग हो गया। बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कभी कभी तो ये टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ये घड़ा ही टूट जाता है। देखा है तुमने कभी? ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है गाँवों में, है ना। तो तुम देखोगे कि ये बहुत आराम से तुमको देखने को मिलता है। कर लोगे? तो जितना भी आप सीमेंट यूज करोगे, जितना भी, वो हमेशा क्या करेगा भाई? उसका बाय प्रोडक्ट है CO2, वो निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आ रहा है?
तो आप देखो कि भाई आपका जो कैल्साइट के अंदर मैक्सिमम लाइम कितना परसेंट हो सकता है, मैक्सिमम लाइम कितना परसेंट हो सकता है? अरे मोल कंसेप्ट अभी अपन ने किया है थोड़े दिनों पहले ही, तो CaO.CO2 लिख दो, है ना। ऐसे मोल में देखेंगे तो 50% है, वेट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? 40। ऑक्सीजन का कितना है? तो CaO का कितना हो गया टोटल वेट? 56 हो गया। टोटल वेट कितना हो गया? 56 प्लस कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, 12 प्लस 32 कितना हो गया? 100। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है लाइम? स्टील ग्रेड का जो SMS वाला, आपने स्टील मेल्टिंग शॉप वाला नाम सुना होगा, SMS ग्रेड का लाइमस्टोन, उसमें आपका मैक्सिमम CaO अपन कितना एक्सपेक्ट करते हैं? 52 से 53%। और प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो कितना होगा? 56। अभी थोड़े दिन पहले है ना, मेरे पास में एक बंदे का फोन आया था कि हमारे पास में एक कंपनी का इंजीनियर आया है जो क्या बेच रहा है, XRF जो मशीन होती है ना, एक्सरे फ्लोरोसेंस वाली, जिसको ऐसे रॉक की तरफ लगा के रखो, 214 215 सेकंड का एक टाइम होता है, लगा के रखो, वो खटाखट सारे के सारे ऑक्साइड बता देगा तुमको कि CaO कितना है, MgO कितना है, FeO कितना है, MnO कितना है, सब बता देगा। वो उसमें बता रहा है कि इसके अंदर प्योर लाइमस्टोन जो है 98% है। उसकी जो मशीन की रीडिंग थी कैलिब्रेटेड नहीं थी ऑब्वियसली, और इंजीनियर को बेचारे को क्या पता जियोलॉजी के बारे में, है ना। तो वो जियोलॉजिस्ट बोला कि यार मेरे को खटका है थोड़ा, खटका। तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि भाई ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा भाई देखा ऐसा हो तो नहीं सकता है। तो फिर उसने इंजीनियर को समझाया कि भाई ऐसा ऐसे, तो फिर उसका कैलिब्रेशन किया तो फिर सही वैल्यू आई। ठीक है, तो ये मॉल कंसेप्ट जो है ना, वो तुमको चंद्रू होने से भी बचा सकता है। ठीक है, अरे पढ़ लिया करो यार, वैसे तो तुमने बता दिया था, वेरी गुड, है ना। अब CO2 का जो रिमूवल है एटमॉस्फेयर में, वो कैसे हो सकता है? तो आप बोलोगे कि भाई पहला फोटोसिंथेसिस करवाओ। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या चाहिए भाई? अरे क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए। तो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि रेड फिल्ड रेशियो क्या बोलता है कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए अगर 116 एटम कार्बन के चाहिए तो 16 किसके चाहिए? नाइट्रोजन के, और 6 किसके चाहिए? फॉस्फोरस के। तो तुम देखोगे कि पानी भी खूब दे रहे हो, धूप भी खूब है, फिर भी पौधा जल जाता है। कारण क्या है कि उसको जितना जरूरी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चाहिए वो मिल नहीं पाता। इसलिए जरूरी है कि जो रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है वो जरूरी हो। और ये कहाँ होती है भाई? कोस्टल एरिया, जहाँ पे अपवेलिंग होती है, खूब सारा न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता है। और तुम देखते हो कि बायोलॉजिकल पंपिंग जो है, बायोलॉजिकल पंपिंग का मतलब क्या है? द एटमॉस्फेरिक CO2 इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द डीपर स्टेट्स ऑफ द ओशियंस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ओशन सेडिमेंट्स या मेराइन सेडिमेंट्स या ऑर्गेनिक मैटर, है ना। तो ये बायोलॉजिकल पंपिंग कब होगी? जब आपके प्लांट्स खूब सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 एटमॉस्फेयर से खींच के कहाँ जाएगी? ऑर्गेनिक मैटर में। वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करे भाई? आपका ओशंस की डेप्थ का पार्ट बन जाए इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स। तो आप बोलोगे कि बायोलॉजिकल पंपिंग आपके मैक्सिमम कहाँ पे होती है? जब आप बोलते हो कि अपवेलिंग वाला रीजन जो होता है। समझ में आ रहा है? तो बायोलॉजिकल पंपिंग का मतलब क्या हो गया कि एटमॉस्फेयर की CO2 एटमॉस्फेयर से उठाओ और कहाँ डाल दो? ओशन में डाल दो। समझ में आ रहा है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? CO2 सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। सिक्वेस्टर का मतलब क्या होता है? टू रिमूव फ्रॉम द वन प्लेस टू गेट इनटू द अदर प्लेस, है ना। आप देखोगे भाई सबसे पहले तो क्या करो? फोटोसिंथेसिस बढ़ाओ। इसलिए बोलते हैं कि भाई वृक्षारोपण जीवन के लिए जरूरी है। मतलब प्लांटेशन इज ए की टू दी लाइवलीहुड और सस्टेनेबिलिटी ऑफ दी लाइवलीहुड, है ना। इसलिए तुम देखते होंगे जितने भी एनवायरमेंट के लिए जो एक्टिविस्ट है उनका प्राइमरी फोकस क्या रहता है? और मानसून के टाइम पे तो ये रहता है कि भाई पेड़ लगाओ, जो करो पेड़ लगाओ, बर्थडे है पेड़ लगाओ, है ना, सिलेक्शन हो गया पेड़ लगाओ, है ना, शादी हो गई पेड़ लगाओ, है ना, मौत हो गई कब्र के ऊपर पेड़ लगाओ, है ना। हर चीज में क्या लग रहा होता है? पेड़ ही लगा रहे होते हैं। कारण क्या है उसका? कि भाई कुछ लोग इस चीज को समझ गए। फिर दूसरा क्या है कि आपका जो कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेशन होता है, अब कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, है ना। तो तुम देखोगे कि भाई CaCO3, MgCO3, FeCO3, PbCO3, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है भाई? कार्बोनेट्स हैं। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स मैंने मिनरलोजी में बताया था कि कार्बोनेट्स में डोमिनेंट मिनरल ग्रुप कौन है मेरा? या तो कैल्साइट है या डोलोमाइट है। तो ये कार्बोनेट्स के प्रेसिपिटेशन से CO2 कैसे रिमूव होगा भाई, है ना। तो अब तुम देखो,
हमारा H2O जो है वो CO2 के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन क्यों करेगा, क्योंकि CO2 जो है वो पानी में घुलता है। तो CO2 इज बीइंग डिजोल्व इन वाटर, देन द CO2 विल रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनाएगा। ये H2CO3 अपना H प्लस आयन रिलीज करता है, बाइकार्बोनेट बना, बाइकार्बोनेट फिर अपना H प्लस आयन रिलीज करता है तो CO3 2 बना, ये कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करके कैल्साइट बना देगा। तो CO2 निकल गई इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, और ये अब परमानेंटली सेडिमेंट का पार्ट हो गया। अनटिल और अनलेस कि वही लाइमस्टोन निकाल करके तुम वापस सीमेंट बनाना चालू करो, तब तक वो CO2 वहां से कहीं नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है तुमको ये चीज? तो अब इसके ऊपर तुम देखोगे कि भाई पीएच के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन दी ओशंस क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे टेढ़े मेढ़ी चीजें आती हैं, है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में अलग तरीके से समझेंगे, है ना। फिर आपका होता है कि भाई केमिकल वेदरिंग ऑफ सिलिकेट्स, जैसे कार्बोनेशन ऑफ ऑर्थोक्लेस करो आप, कार्बोनेशन ऑफ ऑर्थोक्लेस करोगे तो क्या होगा, CO2 जो है वो ऑर्थोक्लेस के साथ में कंबाइन होगा, पोटेशियम निकल जाएगा, सिलिका निकल जाएगी और क्ले मिनरल बन जाएगा। देखा आपने? तो आपके सिलिकेट मिनरल्स की वेदरिंग करवाना अपने हाथ में है क्या? नहीं है। वेदरिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने पेस पे चलती है। हाँ, तुम केमिकल वेदरिंग को थोड़ा सा एक्सेलरेट जरूर करवा सकते हो। केमिकल वेदरिंग कब ज्यादा होती है, जब भाई आपका क्या हो, एनवायरमेंट ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है, तब आपकी केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है। लेकिन क्या बरसात कराना हमारे बस में है क्लाउड सीडिंग से। लेकिन वो कब होगी, जब आपका एयर के अंदर मॉइस्चर हो। मॉइस्चर क्या हवा के अंदर लाना हमारे बस में है। टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर कैसे बढ़ाए, चूल्हा जला दो, है ना। तो तुम देखोगे कि जो आपकी ये प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट्स क्या हमारे बस में है? नहीं। फोटोसिंथेसिस वाला अपने बस में है। लेकिन जितना ज्यादा प्लांट बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा, और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा तो वापस वो CO2 प्रोड्यूस करेगा। कुल मिलाकर के हमारे हाथ में है कुछ नहीं, बट जो प्रोसेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लो। जैसे जिनके बाल झड़ते हैं तो वो मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज करते हैं ना, वो मिनॉक्सिडिल क्या उसके बाल झड़ने से रोक देगी? नहीं, वो उस प्रोसेस को क्या कर देगी, स्लो कर देगी। और ग्लोबल वार्मिंग वाली मैंने कहानी पूरी तुमको बताई थी ना, हाँ याद रखना उसको, ठीक है, बहुत काम आएगा। क्लाइमेटोलॉजी जब आप समझ के पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूं तुम बोलोगे कि जियोलॉजी पढ़ेंगे यार, इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना मजा आएगा कि यार जियोलॉजी रहने देते हैं। क्या आएगा मिनरलोजी पे, KALSI3O8 K2OL23 ये वो, हटाओ इसको, ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है, लेकिन इससे जियोलॉजिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो मजबूरी है अपनी कि इसको थोड़ा पढ़ना है और उसको ज्यादा पढ़ना है। तो CO2 इन ओशियंस एंड लैंड की बात करेंगे तो ओशियंस जो है वो आपका ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ऑफ CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा अपने अंदर डिजोल्व करके रखते हैं। अब ये जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है, हम क्या है कि भाई मरे हुए सारी तरफ से हैं। दिक्कत क्या है तुम समझो, एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ी, इसने वाटर वेपर बढ़ाया, दोनों ने मिलकर के ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाया, ग्रीन हाउस इफेक्ट ने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सिर्फ लैंड का टेम्परेचर थोड़ी बढ़ेगा, 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया कौन कवर कर रखा है, सी ने कवर, ओशियंस ने कवर कर रखा है। और ओशियंस आर दी वास्ट रिजर्वायर ऑफ CO2, मतलब जितनी CO2 ओशियंस में है उतनी एटमॉस्फेयर में है ही नहीं। लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशियनिक वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही ओशियनिक वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एक चीज होती है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी, और ओशियनिक वाटर में ज्यादा गैस कौन है, CO2, ये फिर एटमॉस्फेयर में आएगी, फिर क्या करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाएगी, फिर पॉजिटिव फीडबैक आएगा, वाटर वेपर और ज्यादा, क्योंकि पानी की कमी तो है ही नहीं ना, 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया इज कवर्ड विद द वाटर बॉडीज, है ना। तो तुम देखोगे कि जैसे इवेपोरेशन होगा तो क्या फिर वाटर वेपर और ज्यादा आएगा, ये दोनों मिलकर के फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर इवेपोरेशन बढ़ेगा, फिर, लेकिन हर धरती बोलेगी कि एक लिमिट तो होती है ना, है ना। तो इन धरती ने क्या कर रखा है, अपना एक बफर सिस्टम बना रखा है। क्या बोलेगा कि भाई तुम इवेपोरेशन ज्यादा कराओगे तो क्या होगा, रिमेनिंग वाटर के अंदर वाटर कम रहेगा, सॉल्ट कंटेंट बढ़ेगा। सॉल्ट कंटेंट कैसे, हाइड्रेटेड इन नेचर, वो वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेंगे। एक टाइम के बाद में जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन करवाने की कोशिश तो करोगे, लेकिन जो हाइड्रेटेड आयंस है वाटर के अंदर वो बांध के रखेंगे, कहां जा रहे हो लल्ला, है ना। तो वो इवेपोरेशन आसानी से नहीं होने देंगे। दूसरा, धरती के पास में खुद की एक क्या है, हीलिंग मैकेनिज्म है। क्या, स्टीफन बोल्ट्जमान प्रिंसिपल बोलता है कि जिस सरफेस टेम्परेचर का, जिस भी ऑब्जेक्ट का
सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा तो वो एनर्जी भी ज़्यादा एमिट करेगा, एनर्जी ज़्यादा एमिट करेगा तो लॉन्ग वेव रेडिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन का अमाउंट बढ़ेगा तो धरती अपने आप क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक है, तो तुम देखोगे कि कुल मिलाकर के अपने हाथ में कुछ है नहीं, बस हम उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके उसको स्लो डाउन जरूर करवा सकते हैं कि भाई सीमेंट का कम से कम यूज करो, उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो, है ना, डिफोरेस्टेशन कम करो अगर करना जरूरी है तो। जैसे जिस जगह में अपन बैठे हैं 10 साल पहले, यहाँ 20 साल पहले जंगल ही था, है ना, और आज जहां जंगल है 20 साल पहले, 20 साल बाद में वहां पे जंगल नहीं होगा। जैसे तुमने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि जयपुर के अंदर एक मेन सिटी के अंदर जंगल था, वो काट दिया गया अभी, है ना, सुना होगा तुमने। हैदराबाद में तुमने हसदेव, वो हैदराबाद वाला सुना होगा, छत्तीसगढ़ में हसदेव वाला है, वो जंगल काट दिया गया। तो तुम देखोगे कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो आपका डिफोरेस्टेशन तो होगा ही। अपन क्या कर सकते हैं कि भाई कहीं से काटा है तो कहीं पे लगा दो वापस, ठीक है, तो प्रोसेस डिले अपन कर सकते हैं, बाकी अपने बस में है कुछ नहीं, तो राजी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोला था कि ज्यादा ये तुमको वो एक्साइट नहीं होना है, अपना काम है पढ़ो, एग्जाम निकालो, फिर कुछ करने की स्थिति में हो तो करो। ठीक है, ये है तुम्हारे इस लेक्चर की क्विज, कर लेना, इसके आंसर दे देना। ऑनलाइन वाले तुम कैसे दोगे आंसर, मैसेज कर देना, है ना। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, आएगा कि नहीं आएगा मेरे को मालूम नहीं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना। ठीक है, तुम सब भी करना, हो एंगेजमेंट बढ़ता है इससे। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे।